Hey everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड सेकेंड लेक्चर है एंड आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑलरेडी देख लिया होगा। बट आप में से जिन भी व्यूअर्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको और बेटर समझ में आए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखने के लिए उसका लिंक आपको इस आई बटन को प्रेस करने पे मिल जाएगा। Students, before we actually proceed with today's video lecture, let me give you a quick recap about the topics which we have already studied in the previous video lecture. Previous video lecture में मैंने आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करवाया था तो इनिशियली आई टोल्ड यू कि इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी हैव टू डिस्कस द इंटरकन्वर्जेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी। हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट कैसे करा जाता है और ये इंटरकन्वर्जेंस किस टाइप के डिवाइसेस के थ्रू करे जाते हैं। लेकिन प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि बिफोर वी एक्चुअली प्रोसीड विद दिस चैप्टर इन डिटेल, हमें कुछ बेसिक्स क्लियर करने थे, कुछ ऐसे बेसिक्स जो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो उन बेसिक्स में मैंने आपको कुछ बहुत रेलिवेंट चीजें रिकॉल करवाई थी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस चैप्टर में हमें दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इंटरकन्वर्ट करना है एक दूसरे में, इलेक्ट्रिकल और केमिकल को। तो मैंने आपको यह बताया था कि ये जो इंटरकन्वर्जेंस हैं, दीज टू एनर्जीज are interconverted into one another with the help of two type of devices which are known as the electrolytic cell and the electrochemical cell. हमने इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करे थे। ऑल्दो हम इन दोनों सेल्स को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इन दोनों सेल्स के बारे में कुछ रेफरेंस पढ़ रखा था ऑलरेडी, तो उसी बेसिस पे मैंने आपको इन दोनों सेल्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस बता दिए थे। आफ्टर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेल्स, मैंने जो सेकंड बेसिक आपको डिस्कस करवाया था दैट वाज कंडक्टर्स एंड देयर टाइप्स। हमने डिस्कस करा था कि कंडक्टर्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, द मेटालिक कंडक्टर्स एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, और उनके बीच में मैंने कुछ डिफरेंसेस भी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। देयर आफ्टर मैंने ओम्स लॉ बताई थी आपको, और ओम्स लॉ से रिलेटेड हमने कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज देखे थे। Finally, after we completed the basics, thereafter we started with a very important topic जो आप लोगों ने इससे पहले previous classes में कभी नहीं पढ़ा था, वो क्लास 12th में ही पहली बार सुनने को मिला आपको, and that is molar conductance या molar conductivity। Students, आपको याद होगा हमने अपने previous video lecture में molar conductance का discussion start कर दिया था। मैंने आपको ये बता दिया था कि molar conductance को कैपिटल लैम्डा के सबस्क्रिप्ट में m लिख के रिप्रेजेंट करा जाता है। दिस मोलर कंडक्टेंस इज आल्सो रेफर्ड एज मोलर कंडक्टिविटी, और इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन c, वेयर दिस k इज द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशंस एंड c इज मोलैरिटी। और ये भी याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले में ये 1000 ऊपर तभी मल्टीप्लाई करेंगे जब आपको ये मोलैरिटी मोल पर लीटर में दे रखी है। इन केस अगर आपको ये मोलैरिटी मोल पर मीटर क्यूब में दे रखी है, लेट मी राइट दैट फॉर्मूला, लैम्डा m इज इक्वल टू k अपॉन c, और c अगर हमें मोल पर मीटर क्यूब में दे रखा है तो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई 1000, फिर आपको न्यूमरेटर में 1000 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इस मोलर कंडक्टेंस का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया था। लेट मी टेल यू वंस अगेन, मोलर कंडक्टेंस एक्सप्रेसेस द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution। जब भी हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वाटर में ड्रॉप करके सॉल्यूशन बनाते हैं, अब यू नो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम वाटर में ड्रॉप करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगी कुछ आयंस देने के लिए, और उस 1 मोल से जितने भी आयंस मिलेंगे वो कलेक्टिवली कितना कंडक्टेंस ऑफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टेंस। इन वेरी सिंपल टर्म्स, मोलर कंडक्टेंस इज द करंट कैरीड पर मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपने एक बीकर में 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप कर दिए तो वो 10 के 10 मोल्स अंदर जाके डिसोसिएट होंगे, और उन सब से मिलने वाले आयंस कलेक्टिवली मिलकर जितना करंट कैरी करेंगे वो मोलर कंडक्टेंस नहीं है, वो टोटल कंडक्टेंस है, क्योंकि आपने 10 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, लेकिन 10 मोल में से 1 मोल पर मोल जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है मोलर कंडक्टेंस की तरफ, दैट्स कॉल्ड द मोलर कंडक्टेंस। सो आई होप आपको मोलर कंडक्टेंस अच्छी तरह क्लियर हो गया। एक बार फिर से डेफिनेशन सुनिए स्टूडेंट्स, मोलर कंडक्टेंस एक्सप्रेसेस द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in solution। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट दिस मोलर कंडक्टेंस। ये मोलर कंडक्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट
कितना कंडक्टेंस ऑफर करेगी, ये किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिस पे इसकी डिपेंडेंस होती है, एंड वो 3 फैक्टर्स हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द सेकेंड फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड द थर्ड फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट्स, जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इज कंसंट्रेशन। तो ये याद रखिएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में डिसॉल्व करी जाती है तो उसके डिसोसिएशन से जो भी आयंस मिलते हैं वो कलेक्टिवली कितना कंडक्टेंस ऑफर करते हैं, वो मेनली इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब ये शुरू के 2 फैक्टर्स तो बहुत सिंपल हैं। फर्स्ट लेट अस डिस्कस द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंडेंस होती है। नेचर से हमारा मतलब है स्टूडेंट्स की वेदर द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। आई होप आप सभी लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप की होती है, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज द वन दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होती है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है। अगर आपने उसका 1 मोल पानी में ड्रॉप करा तो वो 1 मोल कंप्लीटली अपने रेस्पेक्टिव कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो जाएगा। चाहे आप कितने भी मोल्स ड्रॉप करिए वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। NaCl, HCl, Na2CO3 ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द वन दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, बट याद रखिए अनलाइक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द वन दैट डिसोसिएट्स पार्शियली। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती है एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज इवन बिफोर इट्स कंप्लीट डिसोसिएशन इट टेंड्स टू अटेन एन इक्विलिब्रियम। जैसे एसिडिक एसिड फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कंसिडर करिए, अगर आप 1 मोल एसिडिक एसिड पानी में ड्रॉप करेंगे तो वो 1 मोल एसिडिक एसिड कभी भी कंप्लीटली एसिटेट प्लस H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले कि पूरा का पूरा एसिटिक एसिड प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो पाता, प्रोडक्ट की तरफ के आयंस ने एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा और वापस रिएक्टेंट की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करती, दैट्स वाई उसका प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट की तरफ नहीं आता, वो रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली इसलिए नहीं डिसोसिएट हो पाती क्योंकि अपने कंप्लीट डिसोसिएशन से पहले ही उसके आयंस एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेते हैं। सो इन वेरी सिंपल टर्म्स, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होती है टू गिव लेसर नंबर ऑफ आयंस रिलेटिव टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट होती है टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आयंस। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा कि मोलर कंडक्टेंस एक्सप्रेसेस द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, एक बीकर में आपने 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप करी, दूसरे बीकर में आपने 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्रॉप करी, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट होगी, इनफैक्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस से ज्यादा होगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल फैक्टर। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी ग्रेटर होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी से। द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, जिस तरह से एक वायर में, एक सॉलिड मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट होता है, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स में, आयनिक कंडक्टर्स में आयंस के फ्लो की वजह से करंट होता है। अब ये आयंस जितना रैपिडली फ्लो करेंगे, करंट भी उतना ज्यादा अच्छी तरह कैरी होगा, उतना हाई मोलर कंडक्टेंस होगा। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो अपॉन हीटिंग द सॉल्यूशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस इज इंक्रीज्ड। आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एंड विद द इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी उन आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, वो और रैपिडली मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो आयंस एक एंड से दूसरे एंड तक जल्दी ड्रिफ्ट कर जाती हैं। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्योंकि डिसोसिएट होने वाले आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नाउ फाइनली वी कम टू दिस third factor, which is concentration, and believe me, this is going to be a really important factor. ये बहुत important factor है students। हमें ये फाइंड आउट करना है कि मोलर कंडक्टेंस, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का, मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। अब इस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को इस तरह से समझते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले से क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि लैम्डा एम और कंसंट्रेशन इनवर्सली रिलेटेड है। जब जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टेंस कम होगा।
बट जस्ट इमेजिन कीजिए, सुनने में कुछ और लगता है। अगर हम इमेजिन करें, अगर हम फील करें, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से तो आयंस बढ़ेंगे और ज्यादा आयंस मिलेंगे तो ज्यादा कंडक्टेंस होगा, ज्यादा करंट ऑफर होना चाहिए। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमें फीलिंग ऐसी आ रही है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से आयंस बढ़ेंगे और आयंस बढ़ने से करंट ज्यादा कैरी होना चाहिए, तो फिर ये इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है? अब दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, दिस हैज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो हमें फील हो रहा है ना कि जब जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आयंस बढ़ेंगे और आयंस ज्यादा होंगे तो ज्यादा करंट भी कैरी होगा, वो हमें गलत नहीं फील हो रहा, वो सही है। लेकिन वो हम टोटल कंडक्टेंस फील कर रहे हैं। जितने भी आयंस हमने डाले वो सारे आयंस मिलकर कितना करंट कैरी कर रहे हैं, दैट इज टोटल कंडक्टेंस। वो तो डेफिनेटली बढ़ेगा। जब जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आयंस बढ़ते जाएंगे, ज्यादा आयंस ज्यादा करंट भी कैरी करेंगे, ज्यादा कंडक्टेंस ऑफर करेंगे। बट स्टूडेंट्स याद रखिए, हम टोटल कंडक्टेंस नहीं पढ़ रहे, हम मोलर कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस इज द करंट कैरीड पर मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने 10 मोल भी बीकर के अंदर एक साथ ड्रॉप कर दिए इलेक्ट्रोलाइट के, तो उन 10 के 10 मोल ने मिलकर जितना करंट कैरी करा, जितना कंडक्टेंस ऑफर करा, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि उन 10 मोल में से 1 मोल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड वो इनवर्सली रिलेटेड होता है कंसंट्रेशन के। मोलर कंडक्टेंस इज करंट कैरीड पर मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और वो पर मोल का कंट्रीब्यूशन वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के इनवर्सली रिलेटेड होता है। याद रखिए स्टूडेंट, लैम्डा एम इज इनवर्सली रिलेटेड टू सी फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इस इनवर्स रिलेशनशिप का रीजन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अलग अलग होता है। तो हम एक एक करके स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का रीजन समझते हैं। सबसे पहले लेट अस कंसीडर द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यू ऑल नो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है। सपोज कीजिए वी हैव अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, और इस वाटर के अंदर हम कोई 1 मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। सपोज कीजिए वी ऐड 1 मोल NaCl। सो यू ऑल नो कि 1 मोल NaCl अंदर जाके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, एक कैटायन और एक एनायन, और ये आयंस अपोजिट प्लेट की तरफ माइग्रेट करते हुए कुछ करंट कैरी करेंगे, कुछ कंडक्टेंस ऑफर करेंगे। लेकिन आप इमेजिन करो, जैसे ही आप इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, दूसरा मोल ऐड करते हो, तो वो दूसरा मोल भी अंदर जाके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। फिर आपने तीसरा मोल ऐड करा, 1 मोल और आपने इसी में मिला दिया, वो तीसरा मोल भी अंदर जाके डिसोसिएट हो गया। तो कैन यू सी कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, अंदर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बीकर के अंदर बढ़ते जाते हैं, तो उनके बीच की इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती जाती है। पहले बीकर के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था, अब आपने 3 मोल डाल दिए तो बीकर के अंदर 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव हो गए, और जितने ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बीकर के अंदर प्रेजेंट होंगे, उतना ज्यादा उनके बीच में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और अगर इनके बीच में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो फिर आयंस की मोबिलिटी कम हो जाएगी। अब आयन फ्रीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि जब एक NaCl था तो ये Cl अपोजिट प्लेट की तरफ जब माइग्रेट करता था तो इस Cl नेगेटिव को सिर्फ एक ही Na पॉजिटिव अपनी तरफ पुल करता था। लेकिन जब आपने 3 मोल्स इसके अंदर ड्रॉप कर दिए, व्हेन वी हैव एडेड 3 मोल्स विद इन दिस बीकर, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अब हर एक Cl नेगेटिव को 3-3 Na पॉजिटिव पीछे की तरफ पुल करेंगे, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव अच्छी तरह फ्लो नहीं कर पाएगा अपोजिट प्लेट की तरफ। इसी तरह से जब Na पॉजिटिव फ्लो करने की कोशिश करेगा तो बहुत सारा नेगेटिव आयन कलेक्टिवली उसे अपनी तरफ खींचेगा। तो ये याद रखिएगा, जब आयंस का कंजशन बढ़ जाता है, जैसे जैसे आप हर अगला मोल ऐड करते जा रहे हो, तो वो अगला मोल कंप्लीटली डिसोसिएट होता जा रहा है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम हर अगला मोल ऐड करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बीकर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस बीकर के अंदर बढ़ने से अंदर क्राउडिंग बढ़ रही है, आयंस की कंजशन बढ़ रहा है, और उस क्राउडिंग की वजह से एक सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है। उस क्राउडिंग की वजह से इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। वो आयन जो फ्रीली फ्लो कर रहा था अकेले में, अब दूसरों के आने की वजह से उसे फ्री फ्लो करने की जगह नहीं मिल पा रही, ऊपर से इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ गया। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। आप इसे इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप इमेजिन कीजिए कि देयर इज अ लॉन्ग ग्राउंड, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, एक बिग ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में आप अकेले हैं और आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि यू हैव टू रन थ्रू आउट दिस ग्राउंड। आपको उस ग्राउंड के चक्कर लगाने। आप अकेले थे उस ग्राउंड में, आपको पूरा खाली ग्राउंड मिल रहा था, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, आपने बहुत रैपिडली उसके चक्कर लगा लिए। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि उसी ग्राउंड के अंदर 10 लोग और उतार दिए जाएं आपके साथ साथ, और अब उन 10 को भी बोला जाए कि वो भी चक्कर लगाइए, और आपको भी बोला जाए कि आप भी चक्कर लगाइए उस ग्राउंड का। तो डेफिनेटली अब आपको उस ग्राउंड के चक्कर लगाते वक्त
उन बाकी 10 लोगों के साथ एक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी भाग रहे हैं, तो हो सकता है आपका और उनका पाथ ओवरलैप करे, आपको उनसे कहीं कहीं पे बच के भी निकलना पड़ेगा। तो आप अकेले में जितना इजीली ग्राउंड में रोम कर पा रहे थे और उसको एनसर्कल कर पा रहे थे, उसका चक्कर लगा पा रहे थे, अब दूसरे लोगों के आने की वजह से अब आप उस ग्राउंड का उतना एफिशिएंटली चक्कर नहीं लगा पाओगे। तो सेम इज द केस है, पहले जब 1 मोल के अकेले आयंस प्रेजेंट थे तो वो बीकर के अंदर रैपिडली फ्लो कर पा रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा कंजेशन फील नहीं करना पड़ रहा था और ऊपर से इंटरआयनिक फोर्सेस भी कम थी। लेकिन जैसे जैसे हम और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बीकर के अंदर ऐड करते जाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस आने की वजह से कंजेशन और क्राउडिंग तो बढ़ेगी ही, लेकिन इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगी, जिससे आयंस की मोबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे पर मोल से आने वाला कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मेन रीजन ओवरऑल समराइजेशन में आप ये कह सकते हैं कि जब जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं मोलर कंडक्टेंस इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस था स्टूडेंट्स की, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इंटरआयनिक फोर्सेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक ऑल टुगेदर डिफरेंट केस है। कंसिडर करते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस। अगेन कंसिडर करिए, देयर इज अ बीकर फिल्ड विद वाटर और अब की बार हम इसमें कोई 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। सपोज कीजिए 1 मोल एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर हमने 1 मोल भी ड्रॉप करा है तो वो 1 मोल भी पूरा नहीं डिसोसिएट होगा, उस 1 मोल में से भी पार्शियली कुछ मोल CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। से इस 1 मोल का 60% डिसोसिएट हो गया, लेट मी राइट इट, 60% डिसोसिएट हो गया, यानी कि 1 मोल में से 0.6 मोल डिसोसिएट हो गए, 0.4 मोल अनडिसोसिएटेड ही बचे रह गए और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट ने एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया। अब फर्दर क्या होगा, अब ये 60% ऑफ आयंस कुछ करंट कैरी करेंगे, 1 मोल से मिलने वाले 60% ऑफ आयंस, और हम उसे मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि जैसे ही हम इसके अंदर दूसरा मोल ऐड करते हैं तो क्या वो दूसरा मोल भी 60% डिसोसिएट होगा, या वो और कम डिसोसिएट होगा, या वो और ज्यादा डिसोसिएट होगा? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों ने क्लास 11th में एक रिलेशनशिप, एक फॉर्मूला पढ़ा था विच इज नोन एज द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एंड एज पर दैट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने पढ़ा कि अल्फा इज इक्वल टू √KA/C, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी कुछ वीडियो लेक्चर्स में रेफरेंस दे चुका हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। सो आप इस फॉर्मूले से, इस ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बेस्ड फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा और कंसंट्रेशन इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। यानी कि 1 मोल एसिटिक एसिड जब आपने पहली बार कंप्लीट डाइल्यूशन में ऐड करा था तो वो 60% डिसोसिएट हो गया था, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर दूसरा मोल ऐड करोगे तो विद द एडिशन ऑफ सेकेंड मोल टोटल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो यू कैन सी कि अल्फा कम हो जाएगा। यानी कि जो मोल अकेला 60% डिसोसिएट हो रहा था, अब जब दूसरे मोल्स की प्रेजेंस में वो आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो अब वो 60% डिसोसिएट नहीं होगा, अब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, अब प्रोबेबली वो 50% डिसोसिएट होगा। ठीक है, अगर आपने 1 मोल और बढ़ा दिया, थोड़ी सी कंसंट्रेशन और बढ़ा दी, तो अब इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% भी नहीं रह जाएगा, अब वो हो सकता है 40% आ जाए। तो ये याद रखिएगा, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सप्रेस्ड होता जा रहा है। हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले ही वीक होती है, वो पहले ही कम डिसोसिएट होती है, लेकिन जब जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो और वीक होती चली जाएगी और उसके डिसोसिएशन से कम आयंस मिलेंगे, और अगर पर मोल कम आयंस मिलेंगे तो कम कंडक्टेंस ऑफर होगा। तो ये याद रखिए स्टूडेंट, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही केसेस में ये देखा गया है कि जब जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टेंस कम होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में रीजन अलग अलग होता है। स्ट्रॉन्ग में मैंने आपको ये रीजन बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हर अगला मोल कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, और जब जब आप मोल्स बढ़ाते जाते हो तो टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन की वजह से, और विद द इंक्रीज इन दोस टोटल नंबर ऑफ आयंस, विद द ड्रास्टिक इंक्रीज इन दोस टोटल नंबर ऑफ आयंस, कंजेशन और क्राउडिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ऊपर से इंटरआयनिक फोर्सेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो आयन जो अकेले में बहुत रैपिडली फ्लो कर रहा था, अब वो दूसरे आयंस के आ जाने की वजह से लॉट ऑफ हिंड्रेंस फेस करता है और रैपिडली फ्लो नहीं कर पाता, तो मोलर कंडक्टेंस कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले ही कम डिसोसिएट होती है, वो पहले ही बहुत वीक होती है, और ऊपर से जब जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो और वीक होती चली जाएगी, और ये क्लियरली इस फॉर्मूले से डिपेक्ट हो रहा है।
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों फैक्टर्स क्लियर हैं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कलेक्टिवली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड दोस 3 फैक्टर्स आर द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाउएवर स्टूडेंट्स, अब तक हमने एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कंसिडर करी लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन की। मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए थ्योरेटिकल रीजंस बताए कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से लैम्डा एम कम क्यों होता है। अब हम इसी लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन के वेरिएशन को ग्राफिकली स्टडी करेंगे। लेट अस कंसिडर द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन। सो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का केस कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, कंसंट्रेशन को यहां अंडर रूट में लिया गया है। सो लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन को जब हमने ग्राफिकली प्लॉट करा, लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। हम ऑलरेडी थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं और फॉर्मूले से भी हमें दिख रहा है कि लैम्डा एम और कंसंट्रेशन इनवर्सली रिलेटेड है। वी नो द रीजन एज वेल। अब स्टूडेंट्स, हमें इसी लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो याद रखिएगा, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हमने लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का प्लॉट बनाया तो हमें इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिली। वी गेट दिस टाइप ऑफ वेरिएशन, और आप देख सकते हैं इस लाइन का नेगेटिव स्लोप ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये कंसंट्रेशन और लैम्डा एम का रिलेशन इनवर्सली रिलेटेड है। जब जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, लैम्डा एम ग्रेजुअली स्टीप डाउन करता जाएगा, स्लोप डाउन करता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड वी नो द रीजन एज वेल। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाते हैं, और वो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से इंटर आयनिक फोर्सेस बिटवीन दोज आयंस बढ़ती जाती हैं। अब स्टूडेंट्स ये याद रखिए, जो ग्राफिकल पैटर्न आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करा जा सकता है इस इक्वेशन से। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ सी। This is the equation of straight line. This can be compared to this equation y is equal to c minus mx. So आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y is equal to mx plus c, तो इसे हम इसी इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज दैट कि इसमें जो स्लोप है वो माइनस ए को रेफर कर रहा है, स्लोप नेगेटिव में आ रहा है, तो स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस ए, और लैम्डा एम नॉट इंटरसेप्ट है। द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज लैम्डा एम नॉट। अब स्टूडेंट्स इसका मीनिंग समझते हैं कि ये लैम्डा एम नॉट और ए एक्चुअली होते क्या हैं। तो ये याद रखिएगा, ए तो कांस्टेंट होता है एंड द वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से भी हमारा क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मान लीजिए मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं, से NaCl, CaCl2, AlCl3। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, दिस इज 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। ये एक कैटायन एक एनायन देने वाली इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट है 1:2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि एक कैटायन और 2 एनायंस के रेशियो में डिसोसिएट होती है ये। और ये इलेक्ट्रोलाइट है 1:3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक कैटायन के लिए 3 आयंस मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो वैल्यू ऑफ ए है ये एक्चुअली इस नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे NaCl के लिए जो वैल्यू ऑफ ए होगी ना, हर उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू ऑफ ए सेम रहेगी जो 1:1 के रेशियो में अपने कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होगा। जो वैल्यू ए की NaCl के लिए होगी वही वैल्यू ए की KCl के लिए भी होगी, वही वैल्यू ए की HCl के लिए भी होगी, एंड सो ऑन, क्योंकि वो सारी इलेक्ट्रोलाइट 1:1 टाइप है। हर वो इलेक्ट्रोलाइट जो 1:2 टाइप होगी उसके लिए ए की वैल्यू फिक्स होगी, एंड सिमिलरली 1:3 के रेशियो में डिसोसिएट होने वाली इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ए की कुछ और वैल्यू होती है। तो ए इज अ कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लैम्डा एम नॉट क्या होता है, ये क्या है जिसे हम इंटरसेप्ट मान रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को लैम्डा एम नॉट को सबसे पहले तो ये याद रखिए, लैम्डा एम नॉट को लैम्डा एम इंफिनिटी से भी रेफर करा जाता है। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस ग्राफ पे दोबारा आइए। अगर मैं आपसे रीजन पूछता हूं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे लैम्डा एम कम क्यों हो रहा है, तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से इंटर आयनिक फोर्सेस बढ़ जाती हैं, और इंटर आयनिक फोर्सेस बढ़ने की वजह से आयंस की मोबिलिटी कम हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसी एक्स एक्सिस पे पीछे आए और पीछे जाने पे लैम्डा एम का वेरिएशन स्टडी करें,
तो आपको पता है जब हम कंसंट्रेशन एक्सेस पे पीछे आ रहे हैं, व्हेन वी आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए डेफिनेटली वी माइट बी एडिंग वाटर, हम वाटर ऐड कर रहे होंगे। तो आप इमेजिन कीजिए जैसे जैसे हम पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, और डाइल्यूशन करते 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 बिल्कुल अगर हम इस ओरिजिन पे आ जाएं, तो इस ओरिजिन पे पहुंचने का मतलब है कि हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी, सो दैट द कंसंट्रेशन टेंड्स टू बिकम जीरो। अब इमेजिन कीजिए कि जब आप डाइल्यूट करोगे, तो डाइल्यूट करने से क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो आयंस जो बहुत पास पास क्लस्टर्ड थे, वो आयन अब दूर दूर होने लगेंगे। जब आप पानी बढ़ाएंगे बीकर के अंदर, तो उस बीकर में प्रेजेंट जो आयंस हैं, जो कम पानी में पास पास आ गए थे, वो ज्यादा पानी होने की वजह से, ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से दे विल गेट स्प्रेडेड आउट, वो डिस्पर्स्ड होंगे, एक दूसरे से फार्दर ऑफ हो जाएंगे, और जब आयन एक दूसरे से दूर दूर स्कैटर होंगे, तो फिर उनके बीच की इंटर आयनिक फोर्सेस डिक्रीज होंगी, और इससे उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये याद रखिए, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, तो आयंस फार्दर ऑफ होने की वजह से उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उनकी इंटर आयनिक फोर्सेस डिक्रीज होंगी, और अगर मोबिलिटी बढ़ेगी तो लैम्डा एम बढ़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि डाइल्यूशन करने पे लैम्डा एम बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि आयंस एक दूसरे से दूर दूर होते जा रहे हैं, फार अपार्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है और मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि अगर हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, लैम्डा एम भी बढ़ता जा रहा है, डाइल्यूशन करते 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 हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें, तो लैम्डा एम भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एम निकालने के लिए हम इस ग्राफ को इसी स्लोप में पीछे एक्सट्रापोलेट कर देंगे। और अगर आप इस ग्राफ को इसी स्लोप में पीछे एक्सट्रापोलेट करें, तो आप देखेंगे जहां ये वाई एक्सिस को जाके टच करेगा, कैन वी से कि दिस वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एम फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन से ज्यादा डाइल्यूशन तो आप कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो लैम्डा एम है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एम होगी, और इसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एम को लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करा जाता है। और याद रखिए स्टूडेंट्स, इस लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इंफिनिटी के दो नेम्स होते हैं, आइदर वी कैन कॉल इट एज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इंफिनिटी को या तो हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कहा जाता है। सो याद रखिए, दिस लैम्डा एम नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, जो कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तब करेगी जब उसे इनफाइनाइट लिमिट तक डाइल्यूट कर दिया जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर है, द मीनिंग ऑफ लैम्डा एम नॉट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ ए, ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। अब स्टूडेंट, ये तो था ग्राफिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और हमने देखा कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इस ग्राफ को पीछे एक्सट्रापोलेट करें अगर वाई एक्सिस तक, तो हमें लैम्डा एम इंफिनिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो ये इलेक्ट्रोलाइट उस वक्त कंडक्ट करेगी, कैरी करेगी, जब इसे इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया जाएगा। अब लेट अस स्टडी द ग्राफिकल वेरिएशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकल वेरिएशन किस तरह का आता है। तो याद रखिएगा, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हमने, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब हमने लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन प्लॉट करा, तो अब की बार अनलाइक अ स्ट्रेट लाइन वी गेट दिस टाइप ऑफ वेरिएशन, बट इवन दिस वेरिएशन इज एग्जिबिटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप तो इससे भी रिप्रेजेंट हो रही है, इससे भी हमें यही दिख रहा है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, लैम्डा एम कम होता जा रहा है। बट अनलाइक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें लाइन का स्लोप धीरे धीरे नीचे फॉल कर रहा था, इसमें लाइन का स्लोप स्टीपली नीचे फॉल कर रहा है, यानी कि यहां पे थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन बढ़ाने पे लैम्डा एम बहुत ज्यादा कम हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी याद रखिए स्टूडेंट, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे लैम्डा एम कम होता था, लेकिन वहां पे धीरे धीरे कम होता था, यहां पे बहुत रैपिडली और बहुत स्टीपली कम हो रहा है, और उसका रीजन है कि यहां पे अल्फा कम हो रहा है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, अल्फा इज इक्वल टू √Ka/c। जरा सी भी कंसंट्रेशन बढ़ाने पे अल्फा बहुत कम हो जाता है। एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले ही बहुत वीक है, वो पहले ही बहुत कम डिसोसिएट होती है, ऊपर से अगर आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगा, वो और कम हो जाएगी, और कम आयंस देगी। इतने इनसिग्निफिकेंट आयंस मिलेंगे कि उनके थ्रू कैरी करा गया लैम्डा एम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इवन विद अ स्लाइट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन देयर इज अ स्टीप फॉल इन लैम्डा एम। अब यहां पे भी स्टूडेंट्स हमने सोचा कि हम डाइल्यूशन का इफेक्ट स्टडी करते हैं।
आप इमेजिन कीजिए कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन एक्सेस पे पीछे आ रहे हैं, वी आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन बाय एडिंग मोर एंड मोर वाटर, और जैसे जैसे हम वाटर ऐड करते जा रहे हैं तो लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है। और इसके बढ़ने का रीजन क्या है? इसके बढ़ने का रीजन है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं अल्फा बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू अल्फा। जब जब हम कंसंट्रेशन कम करेंगे अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ने का मतलब है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग को अप्रोच करेगी, वो और ज्यादा डिसोसिएट होगी, और अगर ज्यादा डिसोसिएट होगी तो ज्यादा मोलर कंडक्टेंस ऑफर होगा। तो आप इमेजिन कीजिए जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं लैम्डा एम बढ़ता जा रहा है, और अगर हम कंसंट्रेशन कम करते करते बिल्कुल कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ जाएं तो लैम्डा एम भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया होगा। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द वेरी स्टीप स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, आप इस ग्राफ को पीछे एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। अगर आप इसे पीछे एक्सट्रापोलेट करेंगे तो इट विल सून बिकम पैरेलल टू वाई एक्सेस। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये पीछे एक्सट्रापोलेट करने पे पैरेलल टू वाई एक्सेस हो जाएगा तो लैम्डा एम इंफिनिटी या लैम्डा एम नॉट किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकाला जाएगा? देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हम लैम्डा एम पीछे एक्सट्रापोलेट कर पा रहे थे और उससे लैम्डा एम इंफिनिटी की वैल्यू पता लगा लेते थे हम, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इतना स्टीपली नीचे फॉल कर रहा है कि हम इसे पीछे एक्सट्रापोलेट नहीं कर पा रहे, और अगर हम इसे पीछे एक्सट्रापोलेट ही नहीं कर पाएंगे, ये वाई एक्सिस पे कभी टच ही नहीं करेगा, तो इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग या इस पर्टिकुलर डाइल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लैम्डा एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो कंसेप्ट है ना, वो प्रैक्टिकली तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है अटेन करना। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम कहीं से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर ले आए और उसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करके मेजर कर लें कि वो कितना कंडक्ट कर रही है। ये तो ग्राफिकली ही करा जा सकता था, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम ग्राफिकली भी इसे पीछे एक्सट्रापोलेट नहीं कर पा रहे। तो अब हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन, एक बिग क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी नहीं पता लगाया जा सकता? अगर हमें यह पता लगाने का मन कर रहा है कि 1 मोल एसिडिक एसिड उस वक्त कितना कंडक्ट करेगी जब उसे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में मिला दिया जाएगा, तो क्या हम ये कभी भी नहीं पता लगा पाएंगे? इज इट नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू एवर? सो वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी निकाला भी जा सकता है या नहीं। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, ऑल्दो ना प्रैक्टिकली हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर सकते हैं और ना ही हम ग्राफिकली इसको पीछे एक्सट्रापोलेट करके लैम्डा इंफिनिटी निकाल पा रहे हैं, बट स्टिल देयर इज अ वे आउट। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी तो निकाल लिया गया ग्राफ से, लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी हम ग्राफिकली निकालने में फेल हो गए तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ का फॉर्मुलेशन करा, एंड दैट इज नोन एज द कॉलरॉश लॉ। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड कॉलरॉश जिन्होंने हमें एक लॉ दी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप प्रैक्टिकली भी मेजर नहीं कर पा रहे लैम्डा इंफिनिटी और ग्राफिकली भी मेजर नहीं कर पा रहे, बट स्टिल देयर इज अ वे आउट। अगर आप इस लॉ को फॉलो करें, कॉलरॉश लॉ को, तो आप लैम्डा इंफिनिटी थ्योरेटिकली निकाल पाएंगे। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी ग्राफिकली निकल जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी निकालने के लिए कॉलरॉश ने हमें एक लॉ दी विच इज कॉल्ड कॉलरॉश लॉ। उसके बेसिस पे हम लैम्डा इंफिनिटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालेंगे। बट स्टूडेंट्स, वी वुड बी डिस्कसिंग दैट कॉलरॉश लॉ इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में ना सिर्फ कॉलरॉश लॉ डिस्कस करेंगे, बल्कि ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कॉलरॉश लॉ के बेसिस पे किस तरह से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी निकाला जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं रैप अप करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।